IAS जन में आपका स्वागत है। दोस्तों ज़रा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हें बोलने की इजाज़त ही ना हो, जहां तुम्हें अपने धर्म को न मान सको, जहां कोई तुम्हारी जाति, रंग या हैसियत के आधार पर तुम्हारे सपने तोड़ दे और जहां पुलिस तुम्हें बिना वजह जेल में डाल दे। डर लगता है ना? लेकिन यही हकीकत थी आज़ादी से पहले के हिंदुस्तान की, और इस अंधेरे को तोड़ने के लिए भारत के संविधान ने एक रोशनी दी, फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, ये अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है। ये अधिकार हमें भरोसा दिलाते हैं कि हर इंसान को अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक है, जिसे हम लोग कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर व्यक्ति अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और बदलने का हक रखता है, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। किसी भी नागरिक के साथ जाति, वर्ण, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जिसे हम लोग राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं, समानता का अधिकार। हर बच्चे को अधिक शिक्षा का अधिकार, हर मजदूर को न्याय पाने का अधिकार, यानी कि कह सकते हैं शिक्षा का अधिकार, जिसे हम लोग दूसरा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और सबसे बड़ा, अगर आपके अधिकार छीने जाते हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा सकते हैं। यानी मौलिक अधिकार वो ढाल है जो आम नागरिक को ताकत देते हैं और सरकार को जिम्मेदार बनाते हैं। आज का लेक्चर इसी सफ़र की कहानी है, जहां हम एक एक अनुच्छेद और एक एक केस लॉ के साथ समझेंगे कि हमारे अधिकार सिर्फ कागज़ों पर नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी और आत्मा का हिस्सा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखा जाए, यहाँ पे आते हैं लेक्चर में सबसे फर्स्ट राइट। तो राइट मीन्स क्या होता है? राइट अगर देखा जाए राइट मीन्स, तो राइट मीन्स क्या होता है? राइट टू या राइट आर entitlement to perform or not to perform or to be or not to be in certain state। मीनिंग, राइट का मतलब है किसी व्यक्ति के पास ये इंटाइटलमेंट है कि वो कुछ एक्शन परफॉर्म करे या ना करे, या फिर कुछ स्टेट में हो या ना हो। ये मीन्स राइट हो गया। तो राइट मीन्स ये हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए दूसरा, मेरा यहाँ पे मतलब है कि टाइप या कैटेगरी ऑफ राइट। तो राइट कितने तरह के होते हैं? राइट्स, तो यहाँ पे देखा जाए राइट 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला देखा जाए राइट, नेचुरल राइट। अब सवाल है नेचुरल राइट क्या है? सबसे पहला नेचुरल राइट क्या है? नेचुरल राइट्स। अब नेचुरल राइट में मीन्स ये राइट इंसान को उसके जन्म के साथ ही मिलता है, यानी कि जन्म ले लिया तो ये नेचुरल राइट मिल गया। ठीक है, यानी कि नेचुरल राइट क्या है? जन्म के साथ, बर्थ के साथ ही मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे राइट टू लाइफ सबसे पहला। दूसरा राइट टू लिबर्टी दूसरा, यानी कि नेचुरल राइट में राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी है। दूसरा राइट के बाद ह्यूमन राइट। अब देखा जाए ह्यूमन राइट क्या होता है? ये राइट इंसान की डिग्निटी और वेलबींग के लिए
बेसिकली फंडामेंटल होते हैं, यानी कि उसकी डिग्निटी और वेल बीइंग के लिए फंडामेंटल होता है। बेसिकली ए राइट क्या होता है, किसी भी मनुष्य या पर्सन के लिए क्या होता है, उसकी डिग्निटी और वेल बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि डिग्निटी एंड वेल बीइंग। इसका एग्जाम्पल जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सबसे पहला एग्जाम्पल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दूसरा राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू ए फेयर ट्रायल, यानी कि जब किसी क्राइम में चार्ज किया जाए तब मतलब वो राइट, तो राइट टू क्या हो जाएगा, फेयर ट्रायल। ये भी बेसिकली ह्यूमन राइट है। ठीक। थर्ड राइट जो है, थर्ड राइट लीगल राइट। अब लीगल राइट क्या है, तो लीगल राइट ए राइट क्या होगा, तो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं। बेसिकली कानून जो एक्ट हम लोग बोलते हैं, लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, उसे हम लोग लीगल राइट बोला जाता है। तो बेसिकली जैसे कह सकते हैं राइट टू स्ट्राइक हो गया, पेटेंट राइट हो गया, ऐसे बहुत सारे राइट हैं, पर डे नए राइट बनते रहते हैं। फोर्थ टाइप का यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब ए राइट क्या होता है, ये वो राइट होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के रिस्पेक्ट में हो, यानी कि इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जैसे फंडामेंटल राइट, ठीक है, जैसे हम लोग अभी फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, ये कौन सा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है। फिफ्थ राइट जिसे हम लोग पढ़ते हैं सिविल या कह सकते हैं पॉलिटिकल राइट, सिविल पॉलिटिकल राइट। अब सिविल राइट पॉलिटिकल राइट किसे बोलते हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट का क्या है, एक स्ट्रक्चर है, यानी कि पब्लिक पावर दिया गया है। जैसे राइट टू वोट आ जाएगा इसके अंदर में, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। ये अब देखा जाए इसमें एक पार्ट क्या है, ये पॉलिटिकल राइट, इसमें जिससे दो पार्ट है, ये पॉलिटिकल राइट हो गया, पॉलिटिकल राइट, और दूसरा सिविल राइट क्या होगा, सिविल राइट। ये राइट क्या होता है, व्यक्ति को एक सिविलाइज्ड लाइफ जीने का मौका देता है, सिविलाइज्ड लाइफ। जैसे राइट टू फ्रीडम, ये बेसिकली क्या है, सिविल राइट है। राइट टू फ्रीडम क्या है, सिविल राइट है। अब देखा जाए ये हमने राइट की बात किया, अब नेक्स्ट आते हैं पार्ट पे। अब बेसिक जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, फंडामेंटल राइट। तो देखा जब फंडामेंटल राइट का लोकेशन कहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो ये देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या है, पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड में आता है, पार्ट थर्ड में। और यहाँ पे देखा जाए आर्टिकल 12 to 35 तक फंडामेंटल राइट कहा जाएगा, यहाँ तक दिया गया है। अब देखा जाए अब फंडामेंटल राइट क्या है, बेसिकली कोई पूछे फंडामेंटल राइट, तो इसके टू वजह हैं, दो इसके रीजन हैं। पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, स्पेसिफिकली मेंशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, ठीक है, जैसे पार्ट थर्ड में है, और आर्टिकल 12 to 35। दूसरा क्या होगा, जस्टिसेबल होगा, यानी कि क्या होगा, ये इन्फोर्सेबल होगा, किसके द्वारा, थ्रू कोर्ट के द्वारा, जस्टिसिएबल होगा। ठीक है। अब बेसिकली देखा जाए फंडामेंटल राइट, जैसे हमने अभी
पहले की फ्रीडम के पहले की बात किया था, तो ये इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ, इन्फ्लुएंस क्यों फंडामेंटल राइट बेसिकली रखा गया। तो ये दो पार्ट है इसका इन्फ्लुएंस का। पहला इन्फ्लुएंस का देखा जाए, फ्रीडम स्ट्रगल है। सबसे पहला फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो परेशानी झेला गया उसकी वजह से फंडामेंटल राइट बना। बेसिकली कह सकते हैं नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट जो था हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं 1931 का, ठीक। दूसरा बेसिकली 1931 का, और एक कराची सेशन था। कौन सा सेशन था, कराची, मतलब जिसे हम लोग रेजुलेशन बोलते हैं, ठीक है, कराची रेजुलेशन बोलते हैं। और दूसरा देखा जाए बेसिकली बिल ऑफ राइट से इन्फ्लुएंस है। बिल ऑफ राइट कहाँ का है, यूएसए का बिल ऑफ राइट है। फंडामेंटल राइट उसी का बेसिकली लिया गया, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली बिल ऑफ राइट। तो ये हो गया। अब देखा जाए उसके बाद अब हम लोग टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट लोकेशन क्या है, पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। अब बेसिकली क्या है, नेचर क्या है, जस्टिसेबल होगा, इनफोर्सेबल थ्रू आर्टिकल देखा जाए 32 है, और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, और 226 क्या है, हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखा जाए बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 7 फंडामेंटल राइट था। 7 कौन था अभी बताते हैं। सबसे पहला देखा जाए इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी, जिसे देखा जाए आर्टिकल 14 to 18 रखा गया है, ठीक है। दूसरा देखा जाए राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम देखा जाए 19 to 22 तक रखा गया है, ठीक है, आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और ये देखा जाए आर्टिकल 23 to 24 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और ये देखा जाए 25 से 28 है, ठीक है। कल्चरल एजुकेशनल राइट 29 और 30 आर्टिकल है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आता है जो 32 आर्टिकल में दिया गया है। अब देखा जाए यहाँ पे बात आता है, अभी हमने बोला कि ओरिजिनली जो था कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ओरिजिनली, तो उसमें बेसिकली 7 फंडामेंटल राइट रखे थे। ओरिजिनल जो मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन था, सबसे पहला अमेंडमेंट के पहले तो 7 राइट इसमें थे। तो 7th राइट कौन था, तो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली फंडामेंटल राइट में आता था। लेकिन ये 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, यानी कि कब का था, 1978 का था। तो इसे क्या किया गया, मूव कर दिया गया, मूव करके कहाँ रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, फंडामेंटल राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। और ये देखा जाए 300A में रखा गया, आर्टिकल 300A में रखा गया, ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए हम आगे एक एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर जो होगा कंप्लीट एक तरह से डिस्कस नहीं रहेगा, लेकिन आपका मेजर क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए सबसे पहले फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट का, ये ब्रीफ में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के फीचर कौन है, सबसे पहले किसके लिए अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी के बेस पे फीचर हम बता रहे हैं। अवेलेबल टू किसके लिए अवेलेबल। अब देखा जाए राइट, फंडामेंटल राइट में 2 तरह की अवेलेबिलिटी है। एक देखा जाए आपको लिखा होगा इन पर्सन मतलब कि आपका कोई भी ह्यूमन बीइंग हो सकता है, चाहे आपका कंट्री का हो या ना हो। दूसरे पार्ट में लिखा होगा इन सिटीजन, मतलब ये फंडामेंटल राइट है फॉर सिटीजन। सिटीजन मीन्स क्या होगा कि इंडियन सिटीजनशिप उसके पास होना चाहिए, उसी के लिए वो अप्लीकेबल होगा। तो देखा जाए कुछ जो हमारे पास सभी के लिए लगेगा, जो सिटीजन और फॉरेनर के दो, मतलब इसमें पार्ट में जब इन पर्सन लिखा रहेगा मीन्स सिटीजन तो होंगे ही, प्लस
फॉरेनर भी होंगे, इसमें फॉरेनर के लिए भी लगेगा। तो देखा जाए ओनली सिटीजन के लिए कौन कौन सा आर्टिकल है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये सब क्या है, ओनली फॉर सिटीजन के लिए, यानी कि ये फॉरेनर के लिए नहीं है, पहला। दूसरा फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट अवेलेबल अगेंस्ट। अब अवेलेबल अगेंस्ट में भी दो पार्ट हम कर सकते हैं इसको। एक देखा जाए, एक अवेलेबिलिटी जो होगा बेसिकली मोस्ट स्टेट आर्बिट्रेरी एक्शन होता है, जिसे हम लोग अगेंस्ट कह सकते हैं, स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन है उसके अगेंस्ट। तो देखा जाए बेसिकली आर्टिकल 12 में आता है, हम लोग जब डिस्कस करेंगे बेसिकली इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टेट आर्बिट्रेरी एक्शन। दूसरा कुछ देखा जाए प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी होंगे, जैसे उसके खिलाफ भी होगा। जैसे आर्टिकल देखा जाए प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी कि आर्टिकल 15, ठीक है। और आर्टिकल 15 का सब पार्ट 2 हो गया, और 17 ये बेसिकली किसके अगेंस्ट होगा, एक इंडिविजुअल, ये स्टेट के अगेंस्ट होगा, ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट होगा, अवेलेबल अगेंस्ट। नेक्स्ट देखा जाए पार्ट अमेंडेबिलिटी, मतलब अमेंड कर सकते हैं कि नहीं। तीसरा पार्ट अमेंडेबिलिटी। अब देखा जाए इसके लिए बहुत सारे केस हैं। तो पार्लियामेंट देखा जाए फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है, अमेंडेबल है, ठीक है। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। और ये केस किस केस में ये प्रूफ हुआ, केशवानंद भारती केस में। तो बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, ठीक है। अब देखा जाए फोर्थ जो फीचर्स है जस्टिसेबल है, यानी कि फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल किस चीज़ पे, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सीधे आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 की तरह, ठीक, हाई कोर्ट्स आप 226 के। तो यहाँ पे आप सीधे जा सकते हैं। अब फिफ्थ पार्ट है फीचर में रिस्ट्रिक्शन। अब देखा जाए यहाँ पे सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं एब्सोल्यूट वर्ड नहीं होगा, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि स्टेट क्या होगा, रीजनेबल यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। जैसे आर्टिकल देखा जाए आर्टिकल 9 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में सर्टेन क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, ठीक। अब देखा जाए कभी मान लीजिए ऐसा भी वक्त आए कि फंडामेंटल राइट को स्टेट सस्पेंड कर सकता है कि नहीं। तो सस्पेंशन तो देखा जाए नेशनल इमरजेंसी जब होगा, नेशनल इमरजेंसी, ये सब हम लॉ आर्टिकल में पढ़ेंगे, इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो सकता है कौन कौन सा, लगभग देखा जाए बेसिकली सारे आर्टिकल सस्पेंड हो सकते हैं एक्सेप्ट 20 एंड 21, ये सस्पेंड नहीं होगा। देखा जाए आर्टिकल 19 क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक तरह से सस्पेंड हो जाता है जब कोई भी इमरजेंसी क्या होगा, एक्सटर्नल एग्रीगेशन वार पर मतलब बेसिकली होगा, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। तो ये रहा बेसिकली फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फीचर फंडामेंटल राइट का ये था। तो आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं। अब देखा जाए हमने बताया कि फंडामेंटल राइट को हम लोग पूरा एक एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आज का रिलेवेंसी ये है कि हम जो बताएं उसके बेस पे आगे
जितने भी आर्टिकल हैं ब्रीफ में हम यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं, फिर एक एक आर्टिकल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे फिर आगे, ठीक है। तो सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी है। अब राइट टू इक्वलिटी में देखा जाए, ये बेसिकली आर्टिकल 14 to 18 होता है, और 14 आर्टिकल में देखा जाए क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता है, ठीक है। अब देखा जाए बेसिकली एक केस लॉ इससे रिलेटेड क्या है, कुछ केस लॉ यहाँ पे देगा। रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये 1974 का केस था। इक्वलिटी इज डायनेमिक और एंटीथीसिस ऑफ आर्बिट्रेंस, ये बोला गया था कोर्ट के द्वारा। अब देखा जाए दूसरा केस ला है कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत फेमस केस है, ये 1992 का। 27% रिजर्वेशन अपहेल्ड, यानी 50% क्या होगा, एक कैप लगाया गया कि इसके बाद अपहेल्ड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल देखा जाए 15 to 16। अब ये क्या है, रिजर्वेशन और नो डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन कास्ट सेक्स, मतलब ये सब है, ठीक है। बेसिकली ये देखा जाता है। अब इसका डिटेल हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी, डिटेल में हम लोग एक एक आर्टिकल लेंगे। तो 17 क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, स्टेट ऑफ कर्नाटका बस का अप्पा बालू इंगेले 1995 का केस था, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आर्टिकल देखा जाए 18, एबोलेशन ऑफ टाइटल, यानी कि जैसे पद्म अवार्ड हो गया, एज दे आर नॉट टाइटल होता है बेसिकली, ठीक। आगे चलते हैं इसके। अब देखा जाए राइट टू फ्रीडम, यानी कि राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 to 22 है, और देखा जाए आर्टिकल 19 में कितना 6 फ्रीडम है, स्पीच हो गया, असेंबल हो गया, एसोसिएशन बनाना, मूवमेंट और रेजिडेंस और प्रोफेशन चूज करना, ये सब आर्टिकल 19 के अंदर ही आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें केस क्या था, एक बहुत फेमस केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, गोल्डन ट्रायंगल भी बोला जाता है इसको 1978 का है। पर्सनल लिबर्टी, यानी कि वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन इसमें किया गया था, ठीक है, इस केस में। फिर देखा जाए केस ला है, यानी कि श्रिया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये लेटेस्ट केस है 2015 का। सेक्शन 66A है IT एक्ट, मतलब इसके तरह हटाया गया था, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखा जाए आर्टिकल 20, तो प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल लॉ, यानी कि नो एक्स पोस्ट फैक्ट है, नो डबल जियोपर्डी है, यानी कि एक ही केस के लिए एक ही, मतलब उसके लिए कई बार उसको सज़ा नहीं दिया जा सकता। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, ये भी बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं केस लॉ, जिसमें सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का है। नार्को एनालिसिस वायलेशन, आर्टिकल 20 क्या है, आर्टिकल 20 का सबसेक्शन 3 है, नार्को के लिए एक केस था, काफ़ी फेमस केस है, केस हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि गोल्डन आर्टिकल है, बेसिकली सबसे फेमस आर्टिकल यही है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, यानी कि पुट्टा स्वामी केस है 2017 का। राइट टू डाई विद डिग्निटी, कॉमन काज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का। राइट टू एजुकेशन, यानी कि 6 से लेकर 14 ईयर तक, यानी कि उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 का केस है। लेटर देखा जाए ये आर्टिकल जोड़ा गया 21, ठीक है, इसी केस के बाद। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल 22, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेनेशन, यानी कि कंट्रावर्शियल अलाउ अप टू फर्स्ट ईयर विथ एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल, ये इसके लिए था। नेक्स्ट आते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब इस राइट में आर्टिकल में कब से है, यानी कि 23 और 24। 23 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है, प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर अंडर 14 ईयर इन हैजार्डियस जॉब, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे केस ला पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का, ठीक है, और बॉन्डेड लेबर वायलेशन के लिए था ये केस। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे आर्टिकल देखा जाए 25 to 28। आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस ने।
और एक केस था SR भूमि वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994, सेकुलरिज्म इज बेसिक फीचर। ठीक है, ये इसमें बोला गया। आर्टिकल देखा जाए 26 से लेकर 28 रिलीजन इंस्टीट्यूशन टैक्स एजुकेशन के लिए, जैसे बिजू इम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है 1986 का, जोहान विटनेस स्टूडेंट नॉट फोर्सिंग एंथम, ऐसा इस केस में था। कल्चरल एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 to 30, ठीक है, और ये 29 प्रोटेक्ट कल्चरल आइडेंटिटी, ये है। उसके बाद देखा जाए आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन राइट टू इस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटर, ये है। अब इस केस में TMA पाई फाउंडेशन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 का माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑटोनोमी, ऐसा बोला गया। अब देखा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसे अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल बोला, बेसिकली हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बाय अम्बेडकर। और इसमें देखा जाए बहुत सारे रीट हैं, यानी कि हैबेस कॉर्पस होगा, मैंडामस हो गया, सर्टोरी हो गया, प्रोहिबिटेशन क्यू वारंटे हो गया। इसमें देखा जाए केस ला केशवन एंड भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973 का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का बात करता है। ADM जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला 1976 का है। ड्यूरिंग इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट फेल टू प्रोटेक्ट राइट लेटर ओवर रूल, ये बेसिकली इसमें बोला गया है। तो देखा जाए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। शुड राइट टू प्राइवेसी 21 हैव ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर बी एब्सोल्यूट, है कि नहीं, ये आप आंसर कमेंट करके बोलिए। दूसरा, इट इज प्रिवेंटिव डिटेनेशन जस्टिफाई इन ए डेमोक्रेसी, ये भी आप दीजिएगा आंसर। शुड देयर बी कैप एंड रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15 and 16, सेकुलरिज्म इन इंडिया पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, ऐसा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखा जाए हमने ये थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ फास्ट चला, क्योंकि हम एक एक आर्टिकल डिटेल में लेके केस के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके हर जगह के एंगल जोड़ेंगे। लेकिन हमारा ये पहला फंडामेंटल राइट का एक लेक्चर था, तो हम यहाँ पे केवल आर्टिकल बेसिकली याद रखने के लिए ये किया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे, इसको आप सॉल्व करिए। सबसे पहला देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन नॉट फॉरेनर, ऐसा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 था। ठीक है, अब देखा जाए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए है, अब देखा जाए हमने अभी लिस्ट बनाया था, तो बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ओनली किसके लिए, सिटीजन के लिए, पर्सन के लिए नहीं, पर्सन नहीं, यहाँ सिटीजन वर्ड आता तो ये होगा। अब बेसिकली आर्टिकल 19 क्या है, इसमें क्या है, सारे फ्रीडम दिए हैं बेसिकली, स्पीच हो गया, असेंबल हो गया, एसोसिएशन हो गया, मूवमेंट हो गया, रेजिडेंस हो गया, प्रोफेशन हो गया, ये सब किसके लिए, सिटीजन के लिए। लेकिन अगर राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ बोला जाए तो यहाँ पे एनी पर्सन लिखा हुआ है, क्या, एनी पर्सन, यानी कि सिटीजन और फॉरेनर के लिए दोनों है। ठीक है, अब देखा जाए आर्टिकल 23, तो अगेंस्ट ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर है, ये भी बेसिकली एनी पर्सन के लिए है, किसी भी पर्सन का ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर क्या है, प्रोहिबिटेड है। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये भी एनी पर्सन के लिए है, कोई भी पर्सन, यानी कि चाहे सिटीजन हो या ना हो तो सबके लिए। यानी कि देखा जाए सिटीजन ओनली के लिए हमने अभी बताया था 15, 16, 19 और 29 में बेसिकली 1 ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ये बेसिकली क्या है, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, जहाँ का सिटीजन है उसी को ही ऊपर ये लगेगा। अब ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जैसे 30 आर्टिकल है इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली माइनॉरिटी सिटीजन के लिए 13, इसलिए मैंने यहाँ पे 30 का नहीं लिखा। ठीक है, अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रीट देयर करेक्ट यूसेज की बात करा, तो यहाँ पे बेसिकली मैच करना, हमने रीट नहीं पढ़ा लेकिन क्वेश्चन दिया। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे ऑप्शन, तो मेंडामस क्या हो जाएगा, ये बेसिकली कंपाइलिंग परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी,
ये सही है। मेंडामस कंपाइलिंग परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के रिस्पेक्ट में। प्रोहिबिटेशन इशू अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, ये गलत है। ये देखा जाए यहाँ पे ट्रिब्यूनल बेसिकली के लिए है, ट्रिब्यूनल के लिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सेरेटरी क्या है, क्विसिंग एंड ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट, तो ये तो सही है सेरेटरी। क्यू वारंटो क्या है, क्यू वारंटो बेसिकली यानी कि प्रिवेंटिव अनलॉफुल डेटिनेशन नहीं है, प्रिवेंटिव अनलॉफुल डेटिनेशन, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये पब्लिक ऑफिसर इज इलीगल ऑक्यूपेशन टू चैलेंज मतलब करता है कि अनलॉफुल डेटिनेशन के लिए तो हैबस कॉर्पस जाते हैं, इससे नहीं जाते, ये हैबस कॉर्पस के लिए लिखा हुआ है, ये सॉरी ये हैबस कॉर्पस के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, तो ओनली देखा जाए कौन सा करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन में तो वही तो बेसिकली देखा जाए 2 और 3 होना चाहिए था। नहीं, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 एंड 3 होना चाहिए था, 1 एंड 3। इसमें क्या बोले, पेयर आर करेक्टली मैच, तो इसमें देखा जाए 2, 1 और 3 दोनों सही है, 1 और 3, ये 1 एंड 3, ये थोड़ा सा मैच ये नहीं बना। चलिए, यानी कि जैसे यहाँ पे कह सकते हैं हम वर्ड में, जैसे मेंडामेस क्या है, मेंडामेस वी कमांड बोला जाता है, यानी कि पब्लिक ड्यूटी के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूटी वर्ड आ गया। दूसरा देखा जाए यहाँ प्रोहिबिटेशन, लोअर कोर्ट को रोकना होता है, एक्सेस मतलब जुरिस्डिक्शन के लिए, तो प्रोहिबिटेशन ये तो गलत हो जाता है, ठीक है। सेरेटरी क्या होता है, यानी कि लोअर कोर्ट का आर्डर क्या होता है, क्वेश होता है ऐसा। क्यू वारंटी क्या होता है, बाई व्हाट अथॉरिटी, किसके अथॉरिटी से आप किसी पब्लिक मतलब ऑफिस पे हैं, इलीगल होल्ड मतलब जो भी करता है उसे हम लोग क्यू वारंटो मतलब क्वेश्चन बोला जाएगा। उसके देखा जाए हैबस कॉर्पस मतलब प्रोड्यूस टू बॉडी इलीगल डिटेनेशन जो होता है उसे हटाने के लिए, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे केशवन एंड भारती केस 1973, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट हेल्ड एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिकली देखा जाए इसमें कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये नहीं है, ठीक है, कोड सारी कोड नहीं, यूसीसी जो आजकल चर्चा में, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या केशवानंद भारती केस में जो बेसिकली एलिमेंट क्या सुप्रीम सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे लिख सकते हैं सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू हो गया, सप्रेशन ऑफ पावर हो गया, ठीक है, फेडरलिज्म हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये भी उसमें जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे यूसीसी जो होता है, यूसीसी ये फंडामेंटल राइट का तो पार्ट है ना, यूसीसी तो बेसिकली आर्टिकल क्या होता है 44 का पार्ट होता है, यानी कि डीपीएसपी का होता है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का तो यहाँ पे इन्यूमरेशन नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन यही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोथ फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो देखा जाए यहाँ पे जो आर्टिकल 21 है ये क्या है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन देखा जाए आर्टिकल 21 में भी है, फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है। और बेसिकली कह सकते हैं डीपीएसपी में भी आता है ये आर्टिकल 45 में आता है, यानी कि बेसिकली ये जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल राइट में 21A, ठीक है। और बेसिकली इसमें 6 से लेकर 14 ईयर तक मतलब बच्चों को क्या होना, और ये देखा जाए 3 जगह आपको, एक तो हमारे पास फंडामेंटल राइट में मिल गया, दूसरा डीपीएसपी में हो गया, और फिर फंडामेंटल ड्यूटी में भी आता है, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो इतने जगह कह सकते हैं यहाँ पे आता है, ठीक है। बाकी अगर इसका देखा जाए तो बेसिकली ये क्या है आपका राइट टू इक्वलिटी हो गया, इसके बारे में समझ गया, ये फंडामेंटल राइट में है,
ठीक है। और 32 भी केवल फंडामेंटल राइट से ही है। 39A क्या है, DPSP का फ्री लीगल एड यानी कि केस लॉ के लिए है, ठीक है। तो ये बेसिकली अब एक लास्ट इसमें देखा जाए क्वेश्चन है लेक्चर का, तो द सुप्रीम कोर्ट इन इंद्रासानी केस 1992 लेट डाउन विच प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर बेसिकली था। तो बेसिकली इसमें द यानी कि क्रीमी लेयर इन रिजर्वेशन के बेस पे था। तो इसमें आप जानते हैं 9 जज मतलब बेंच इसमें बैठा था और ओबीसी रिजर्वेशन को 27% अप्रूवल किया गया और क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन इसमें मैंडेटरी रखा गया, हटाया गया। और यहाँ पे बेसिकली दूसरा चीज़ क्या था, एक कैप लगाएगा 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे देखा प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउ नहीं होगा। बाद में 77 अमेंडमेंट एक्ट यानी कि आर्टिकल देखा जाए आर्टिकल 16(4)A में ये लगाया गया SC ST के प्रमोशन में क्या होगा, बेसिकली रिजर्वेशन लग सकता है। और ऐसा इकोनॉमिक क्राइटेरिया देखा जाए लोन पे रिजर्वेशन इंदिरा साहनी ने क्या किया था बाद में 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है आप जानते हैं, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है और 2019 में ये लागू किया गया। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए हमने आपको ये सारा फंडामेंटल राइट का बताया। यहाँ पे देखा जाए आपको याद क्या रखना है सबसे इम्पॉर्टेंट, पहला बात फंडामेंटल राइट में ओनली सिटीजन के लिए कौन कौन सा आर्टिकल है। सिटीजन मतलब सिटीजन वर्ड लिखा होगा तो 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया और 29(1) हो गया, प्लस 13 तो है लेकिन इसमें माइनॉरिटी लिखा हुआ है, माइनॉरिटी। दूसरा एनी पर्सन मतलब पर्सन के लिए 14 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया और 23 हो गया और 24 हो गया, 25 to 28 भी हो गया और 32 भी हो गया। मतलब आपको ये याद रखना ओनली सिटीजन किस में लिखा गया है। अब देखा जाए रीट को आप वो याद रख सकते हैं, रीट को एक निमोनिक हम बना दे रहे हैं HMPCQ यानी कि हैबस कार्पस हो गया, हैबस कार्पस बेसिकली डिटिनेशन हो गया, डिटिनेशन, मेंडामस हो गया, ड्यूटी से रिलेटेड है, ठीक है, और प्रोहिबिटेशन हो गया। तो ये बेसिकली स्टाफ लोअर कोर्ट वाला है उसे रोकना है। सर्टोरी हो गया, क्वेश होता है, ठीक है। क्यू वारंटो मतलब किस बेस पे आप ऑफिस के पद पे हैं उसे। बेसिक स्ट्रक्चर देखा सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सप्रेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सब इसमें आपका आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने फंडामेंटल राइट का एक ओवरव्यू दिया, ठीक है। अब हम एक एक आर्टिकल जैसे डिस्कस करेंगे, जैसे आर्टिकल 12 हो गया, आर्टिकल 13 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, उसमें डिटेल हम केस ला और पूरे उसके जो पार्ट सब पार्ट हैं सब डिटेल मतलब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक लेक्चर रहेगा। थैंक यू वेरी मच।